हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और जैसा कि आपको पता है 5:30 बजे से जो क्लास आपका चल रहा है उस क्लास में आपका स्टार्ट हुआ है मनी एंड क्रेडिट, है ना। मनी एंड क्रेडिट उस चैप्टर में जो है उस टाइम पे जो है आपका चालू हुआ है। और मनी एंड क्रेडिट वाले चैप्टर में हम लोगों ने बार्टर सिस्टम तक देखा था, है ना। कहाँ तक? बार्टर सिस्टम तक, जिसे क्या बोला जाता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी बोला जाता है। तो चलिए एक बार फिर से हम इसको रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद जो है आगे का क्लास आज करवाया जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए कि दो पर्सन है बाबू। अब ये दोनों पर्सन को क्या करना है? जिसके पास एप्पल है, इसके पास क्या है? एप्पल है। और दूसरे वोमेन के पास क्या है? यहाँ पे बनानाज है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स या बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि गुड्स के बदले गुड्स ही जो है आपके एक्सचेंज होती थी, सामान के बदले सामान। अब देखो ये जो मेन है, ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है आपका, इसके पास एप्पल है लेकिन क्या खाना चाहता है? बनानास खाना चाहता है। क्या करेगा? एप्पल को इसे देना चाहेगा, है ना। एप्पल जो है इसको देना चाहेगा और ये क्या करेगी? जिसके पास बनानास है वो बनाना जो है इस पर्सन के पास सेल करेगी या देगी, और बनानास के बदले में क्या ले लेगी? आपका एप्पल ले लेगी। इस कंडीशन में क्या हुआ? दोनों पर्सन जो है यहाँ पे मेन और वुमेन जो है दोनों एक दूसरे के कॉमोडिटी को क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं। और एक्सचेंज करने के वक्त जो है क्या हुआ? यही कहलाया आपका बार्टर सिस्टम, जिसमें पैसे का यूज नहीं होता था। ध्यान रखिएगा, बार्टर सिस्टम जो है, बार्टर सिस्टम में आपका पैसे का यूज नहीं होता था। गुड्स के बदले गुड्स या कॉमोडिटीज के बदले कॉमोडिटीज ही एक्सचेंज की जाती थी। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जो रिक्वायरमेंट है बाबू, दोनों का जो रिक्वायरमेंट है एक दूसरे को क्या करना चाहिए? फुलफिल करना चाहिए। जैसे इसे खाना था क्या? बनाना। तो इसे क्या चाहिए भाई? बनाना चाहिए। ये क्या करेगा? बनानास ले लेगा। क्या देगा? एप्पल देकर जो है बनाना ले लेगा। इसे क्या चाहिए? एप्पल खाना था लेकिन था इसके पास क्या? बनाना। तो इस कंडीशन में दोनों का रिक्वायरमेंट जो है, दोनों का जो जरूरत है वो एक दूसरे का जो है फुलफिल करना चाहिए। रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल होनी चाहिए, तभी क्या कहलाएगा? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है बाबू आपका कि ये इसके पास एप्पल तो है लेकिन ये क्या खाना चाहता है? मान लो कि मैंगो का सीजन है, मैंगो खाना चाहता है। इसके पास मैंगो है क्या? मैंगो नहीं है। तो ये एक्सचेंज करेगी। एक्सचेंज करने के बावजूद जो है इसके पास मैंगो है नहीं है, तो ये बार्टर सिस्टम के अंतर्गत नहीं आएगा या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स के अंतर्गत नहीं आएगा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में क्या है कि दोनों का रिक्वायरमेंट, दोनों का नीड्स क्या होना चाहिए? फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने किया था। तो चलिए आगे का जो है हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब देखिए यहां से हम लोगों को करना था। अब इसमें क्या है बाबू, आप देखिएगा। इन कॉन्ट्रास्ट, in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates the need for the double coincidence of wants। जैसा कि हम लोग जानते हैं आज का मॉडर्न जो एरा है इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं बाबू? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में मनी यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मनी यूज कर रहे हैं। आज के डेट में मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में क्या यूज हो रहा है? आपका मनी यूज हो रहा है। तो ये इस मनी ने क्या किया? इस आपका मनी ने क्या किया? इस मनी ने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को क्या कर दिया है? इलिमिनेट कर दिया है, खत्म कर दिया है, मतलब उसका जगह ले लिया है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में क्या था कि गुड्स के बदले गुड्स ही क्या होती थी? आपका एक्सचेंज होता था। क्लियर है? तो मनी जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को इलिमिनेट कर दिया, मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का जगह किसने ले लिया? मनी ने ले लिया। अब जो है मनी आप दे दीजिए, मनी दीजिए और किसी भी कमोडिटी को या किसी भी प्रोडक्ट को आप इजीली वे में क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं।
It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoes. अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जब उसके पास शू मैन्युफैक्चरर का जो एग्जांपल दिया था पहले, वहाँ पे जो है आपको बताई गई थी। अब इस कंडीशन में क्या बोला जा रहा है कि शू मैन्युफैक्चरर को अब जो है वैसे किसान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना। शू मैन्युफैक्चरर को अब वैसे किसान को ढूंढना नहीं पड़ेगा या खोजना नहीं पड़ेगा जिसे क्या खरीदना हो, शूज, है ना। वो डायरेक्टली शू मैन्युफैक्चरर अब क्या करेगा बाबू, मार्केट में जाएगा, मार्केट में शूज को बेचेगा, और बेचने के बाद जब उसके पास पैसे आ जाएंगे तो उस पैसे से वो इजली वे में क्या कर सकता है, आपका इजली वे में वो वीट खरीद सकता है। ठीक है, वही चीज बातें कही गई है। देखिए, ऑल ही हैज टू डू इज फाइंड ए बायर। बस उस शू मैन्युफैक्चरर को करना क्या है भाई, बस एक बायर को ढूंढना है ना, जिसको शूज खरीदना होगा, जिसको जो है जूता खरीदना होगा, उस बायर को ढूंढना है, खोजना है। वंस ही हैज एक्सचेंज ही शूज फॉर मनी। और अगर वो एक बार उस शूज को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, किससे एक्सचेंज कर लिया, मनी से, मतलब शूज बेच दिया, तो उस कंडीशन में क्या है, ही कैन परचेज व्हीट और एनी अदर कमोडिटी इन द मार्केट। और उसके बाद वो जो है किसी भी कमोडिटी को, किसी भी गुड्स को, किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट से इजिली वे में आ गया। क्यों, क्योंकि उसके पास पैसे हैं। लेकिन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में क्या था कि गुड्स के बदले गुड्स जो है देना है। अब वो शू मैन्युफैक्चरर उस कंडीशन में क्या करता कि वैसे फार्मर के पास जो है जाता जिसको शू की जरूरत है, और उस फार्मर को भी क्या है कि उसको अपना जो है अनाज बेचना था, है ना, उसको अपना अनाज बेचना था। और किसका नीड होता, शूज का नीड होता। उसी तरीके से शूज मैन्युफैक्चरर का भी होता कि उसे जूता बेचना था और उसे क्या चाहिए था, वीट चाहिए था। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में क्या है कि दोनों पर्संस का जो है दोनों तरफ से क्या होगा, दोनों के नीड्स को फुलफिल करना होगा, दोनों के रिक्वायरमेंट्स को क्या करना होगा, फुलफिल करना होगा। लेकिन जैसे ही पैसा आ गया, पैसे ने क्या किया, मनी ने क्या किया, आपका मनी ने बार्टर सिस्टम को, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इजी हो गया ना, अब हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस क्या करना होगा, अगर हमारे पास जूता है, जूता बेचेंगे, पैसा आएगा, पैसे से फिर क्या करेंगे, पैसे से फिर अनाज खरीद सकते हैं या दूसरा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अब ध्यान में रखिएगा, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, जो टॉपिक में हेडिंग में दिया हुआ था, उसका यहाँ पे क्या है बाबू, आपका डिफिनेशन दिया हुआ है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसे बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसे बोला जा रहा है। देखिएगा, सिंस मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बोला जा रहा है कि मनी जो है किस रूप में काम कर रहा है, मनी जो है आपका, ये पैसे जो है आपके, ये मनी क्या किस रूप में एक्ट कर रहा है, किस तरीके से एक्ट कर रहा है। तो बोला जा रहा है कि मनी जो है एक इंटरमीडिएट की तरह जो है एक्ट कर रहा है ना। और वो किस में मदद कर रहा है भाई, एक्सचेंज करने में जो है मदद कर रहा है। मनी क्या किया, आपके पास मनी है, किसी भी प्रोडक्ट को, आप मार्केट जाते हो, आपको क्लॉथ्स खरीदने हैं, आपको पेंसिल्स खरीदना है, आपको बुक्स खरीदने हैं, आपको स्वीट्स खरीदना है, इजली वे में क्या करते हैं, आप मनी को देते हो, और मनी के बदले जो है आपको वो ऑनर जो है क्या करता है, शॉप्स ऑनर क्या करेगा, अगर स्वीट्स शॉप में जाते हो तो उस कंडीशन में आपको इजली वे में स्वीट्स दे देगा। मतलब यह हुआ कि मनी के बदले जो है आपको क्या मिल गए, स्वीट्स मिल गए। इसका कंडीशन यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मनी जो है किस रूप में काम कर रहा है, मनी एक इंटरमीडिएट के रूप में कर रहा है, इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज, मतलब कमोडिटी को एक्सचेंज करने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, हमें हेल्प कर रहा है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं बाबू। क्लियर है। अब देखिए, अगला जो टॉपिक है आपका मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी, है ना। अगला जो टॉपिक है आपका मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। आज के डेट में देखो, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी, आज के डेट में देख लो बाबू क्या हो रहा है।
आज के डेट में कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी क्या है आपका, ये पेपर नोट हो गया, क्वाइंस हो गया, है ना। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी में क्या है, यहाँ पे देखते हैं, वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन। बोला गया कि हम लोगों ने देखा क्या कि मनी जो है एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है, जिसके तहत जो है हम क्या कर पा रहे हैं, हम और आप एक्सचेंज कर पा रहे हैं, है ना, कॉमोडिटीज को क्या कर पा रहे हैं, एक्सचेंज कर पा रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोली जा रही है, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाज यूज एज मनी। लेकिन ध्यान दो, बोला गया कि जब कॉइन्स का जो है इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, मतलब कॉइन्स नहीं आए थे, तो उस कंडीशन में जो है हम लोग कैसे कॉमोडिटीज को या गुड्स को या प्रोडक्ट को जो है एक्सचेंज करते थे बाबू। जब पैसा नहीं आया था, कॉइन्स नहीं आए थे, ये करेंसी नहीं आया था, तो उस कंडीशन में जो है हम लोग एक्सचेंज कैसे करते थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में क्या यूज करते थे। तो ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल में दे रहा है आपका, सिंस द वेरी अर्ली एजेस इंडियंस यूज्ड ग्रेन्स एंड कैटल एज मनी। बोला गया कि शुरुआती दौर में क्या यूज किया गया भाई, तो बोला गया कि शुरुआती दौर में हम लोगों ने क्या यूज किया है, तो हम लोग ग्रेन्स का यूज करते थे। मतलब पहले जमाने में, आज के डेट का नहीं बोल रहा है, पहले के जमाने में जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हम क्या यूज करते थे, ग्रेन्स यूज करते थे। और ग्रेन्स मतलब अनाज, और इसके साथ साथ कैटल का भी यूज होता था। किसका यूज होता था, कैटल का। देखिए हम, मैं आपको एक थोड़ा सा ये दिखा दूं, देखिए ये आपको दिख रहा है, देखिए यहां से आपको क्या शो हो रहा है बाबू, यहां से देखिएगा, ये देखो, ये जो है कुछ फल ली हुई है, और ये फल जो है इसे देना चाहती है, मतलब ये खरीदना चाहता है। और इस व्यक्ति के पास क्या है आपका, इस पर्सन के पास जो है कैटल है, इसके पास क्या है, कैटल है, और इसके पास क्या है, फ्रूट्स है ना, इसके पास क्या है, फ्रूट्स है। लेकिन क्या करना है, एक्सचेंज करना है। इस व्यक्ति को क्या चाहिए, ये फ्रूट्स चाहिए, और इस वोमेन को क्या चाहिए, ये कैटल चाहिए। क्या करेंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, मतलब पहले क्या यूज किया जाता था मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, कैटल भी यूज किए जाते थे। मवेशी जो जानवर होते हैं, है ना, कैटल का भी यूज होता था, साथ में बोला गया ग्रेन्स का भी यूज होता था। देखिए यहाँ पे देखिए, ये कैटल का भी एग्जाम्पल दे रहा है ना, ये आपका फ्रूट्स का भी दिया हुआ है। तो मतलब ग्रेन्स को, ये फ्रूट्स कहने का मतलब क्या, ये ग्रेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो पहले के जमाने में लोग जो है कैटल को और ग्रेन्स के माध्यम से भी क्या करते थे, एक्सचेंज किया करते थे। क्लियर हो गया। देखो देयर आफ्टर केम द यूज ऑफ मेटालिक कॉइन्स। अब कैटल के बाद और ग्रेन्स के बाद क्या हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आया आपका मेटालिक कॉइन्स, है ना। मेटल कॉइन्स आए, जैसे में गोल्ड आया, सिल्वर आया, कॉपर आया, ये सारे कॉइन्स भी क्या हुए, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज किया गया। कॉइन्स बाद में आया, पहले कैटल था, ग्रेन्स था, उसके बाद कुछ फेज के बाद, कुछ पीरियड के बाद, कुछ समय के बाद आपका आपका कॉइन्स भी आ गया, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जैसा कि ऊपर में दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे आपका कॉइन्स दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है आपका, कॉइन्स दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, ये कॉइन्स दिया हुआ है, तो बाद में आपका कॉइन्स भी यूज हुआ। वो कॉइन्स जो है मेटल का होता था और प्रीसियस होते थे। ध्यान रखिएगा, क्या होता था, प्रीसियस, कीमती होता था वो। गोल्ड का है, सिल्वर का है, तो ऐसे मेटल का यूज भी किया गया एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, मॉडर्न करेंसी के रूप में। लेकिन आज के डेट में फिर जो है पीरियड बाय पीरियड जो है
फेज बाय फेज क्या हुआ, वो चेंजेस आ गए। तो पहले हम लोगों ने ये भी यूज किया है, लास्ट सेंचुरी तक बोला जा रहा है कि पिछले सेंचुरी तक, पिछली शताब्दी तक हम लोग ने जो गोल्ड, सिल्वर और आपका क्या दे रहा है, कॉपर कॉइन्स भी यूज किए हैं। अब देखिए करेंसी जो है आपका, ये देखो ये यहाँ पे आपका ये जो राइट साइड आपके बुक में, लेफ्ट साइड आपके जो बुक में दिया हुआ है वो क्या है, कॉइन्स को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, कॉइन्स को शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स जो डिफरेंट आपके डायनेस्टी के दौरान जो है चलाए गए थे। ये देखिए गुप्ता कॉइन्स है, इसका मतलब गुप्ता डायनेस्टी के दौरान जो है ये कॉइन्स चलाए गए थे। तुगलक डायनेस्टी जब आया था, तुगलक एम्पायर जब बना था, तो तुगलक कॉइन्स, तुगलक जो है डायनेस्टी के दौरान तुगलक कॉइन्स चलाए गए थे। साथ में देखिए अकबर के समय जो है आपका ये गोल्ड कॉइन्स चलाया गया था, है ना। तो फेज बाय फेज मतलब समय समय पे जो है हमने क्या किया है, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में जो है चीज़ों को बदला है। पहले कैटल, ग्रेन्स, उसके बाद आपका प्रीसियस जो आपका कॉइन्स थे। अब देखिए करेंसी आपका टॉपिक आ चुका है। क्या बोला गया, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। बोला गया आज के डेट में जो हम लोग करेंसी यूज कर रहे हैं, जो मनी यूज कर रहे हैं, वो किस रूप में है भाई, तो आज के डेट में पेपर नोट्स आ गया है। आ गया ना पेपर नोट, दिखाइए पेपर नोट, लाइए लाइए पेपर नोट। अरे पेपर नोट बोल रहे हैं, देखिएगा, देखिए पेपर नोट है, आज के डेट में जो है पेपर नोट है ना। तो पेपर नोट कहने का मतलब आज के डेट में पेपर नोट भी आ गया, कॉइन्स भी लाइए लाइए। ये देखिए ये आपका क्या है, कॉइन्स है। तो 2 रुपये का भी कॉइन्स होता है, 1 रुपये का भी होता है, 5 का होता है, 10 का होता है, 20 का भी होता है। तो ध्यान रखिएगा आज के डेट में जो मॉडर्न करेंसी है आपका, वो किस रूप में है, आपका पेपर नोट के रूप में है और साथ में कॉइन्स के भी रूप में है। ध्यान दीजिएगा, unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper। बोला गया कि जैसा कि आपने पहले देखा कि पहले वाले सेंचुरी में, लास्ट सेंचुरी में जो है हम लोग प्रीसियस मेटल यूज करते थे, जैसे गोल्ड, गोल्ड कॉइन यूज करते थे, सिल्वर कॉइन यूज करते थे और आपका कॉपर का कॉइन यूज करते थे। लेकिन आज के डेट में जो है, जो आपका कॉइन्स है वो प्रीसियस मेटल का नहीं बना हुआ है ना। आज के डेट में वो जो ये जो आपको कॉइन दिख रहा है ना, कलर तो गोल्ड है, सिल्वर है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो कॉइन है आपका क्या है, ये प्रीसियस नहीं है, कीमती नहीं है, महंगा नहीं है ना। जैसा कि पहले के जमाने में, पहले का जो है लास्ट सेंचुरी में ऐसा था। एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज। देखिए साथ में यह भी बोला गया कि आज के डेट में हम लोग ना तो ग्रेन्स को यूज कर रहे हैं और ना ही कैटल को जो है, कैटल को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज कर रहे हैं। ना ग्रेन्स और ना ही कैटल को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में जो है यूज कर पा रहे हैं। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। देखो ये बात जो बोला गया है, इस बात को समझना है बाबू। क्या बोला गया, द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। इसका अर्थ समझिएगा, ये लाइन का क्या बोला गया कि आज का जो करेंसी है, आज का जो पेपर नोट है, उसका अपना कोई यूज नहीं है। देखो अपना कोई यूज नहीं है। देखो आज के डेट में अगर गवर्नमेंट बोल देती है कि ये 500 का नोट नहीं चलेगा, तो इसका कोई वैल्यू है, इसका अपना कोई यूज है नहीं है। और मान लो कि पहले का जो करेंसी था, जो आपका कॉइन्स थे, जो गोल्ड कॉइन्स था, अगर गवर्नमेंट बोल देता कि अब इसे हम एक रुपीस के रूप में हम यूज नहीं करेंगे, फिर भी वो किस रूप में रहता, गोल्ड के रूप में रहता, सोने के रूप में रहता, प्रीसियस रहता ना, महंगा रहता। तो वही बात बोली जा रही है कि आपका मॉडर्न करेंसी जो है बाबू, ये जो पेपर नोट्स है, जो मॉडर्न करेंसी है, उसका अपना कोई यूज
नहीं है। ऐसा क्यों बोला गया, तो आगे आपका आंसर मिल जाएगा। देखो, बोला गया कि देन व्हाई इज इट एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आ गया क्वेश्चन। बोला गया कि अगर आज का जो मॉडर्न करेंसी है बाबू, उस मॉडर्न करेंसी का अपना कोई यूज नहीं है, अपना कोई वैल्यू नहीं है, तो लोग जो है इसको एक्सेप्ट कैसे करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में क्यों मान रहे हैं, क्यों जो है वो पैसे को देते हैं, इस नोट्स को देते हैं, और घर पे जो है किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी आइटम को हम क्या करते हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट को या आइटम को क्या करते हैं, खरीद कर जो है। हेलो। देखिए, वही बात बोली जा रही है। क्या बोला जा रहा है बाबू, कि अगर उस मॉडर्न करेंसी का अपना कोई यूज नहीं है, तो इसको लोग एक्सेप्ट क्यों करते हैं। आप जाते हो पेपर नोट लेकर और अपने घर पे जो है प्रोडक्ट लेकर आते हो, कमोडिटीज लेकर आते हो, गुड्स लेकर चले आते हो, बिस्किट खाना है बिस्किट लेकर जो है चले आते हो, तो लोग इसको एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं जब उसका अपना कोई यूज ही नहीं है। तो क्यों कर रहे हैं, उसका आंसर आपको यहां मिल जाएगा। देखिए, इज इट it is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of country। देखो, क्या बोला गया कि इसको एक्सेप्ट क्यों किया जा रहा है भाई, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। तो इसलिए एक्सेप्ट किया जा रहा है क्योंकि वो करेंसी जो है किसके द्वारा ऑथराइज्ड किया गया है, किसके द्वारा जो है वैलिड किया गया है, ऑथराइज्ड किया गया आपका गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो क्या किया गया है, ऑथराइज्ड किया गया है कि इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 100 रुपया है, और 100 रुपया में जो हम इतना चावल देंगे। वैल्यू बता दिया ना, सिर्फ इस पे देखो 500 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसका अपना जो है कोई वैल्यू है, यूज है, इसका अपना अपना कोई यूज नहीं है, ठीक है। आज गवर्नमेंट बोल दे कि नहीं ये 500 की जो है नोट्स नहीं चलेंगे, इसका कोई वैल्यू रहेगा नहीं। लेकिन पहले के जमाने में देखिए, जो आपका क्वाइंस होते थे, जो गोल्ड क्वाइंस होता था, जो सिल्वर क्वाइंस होता था बाबू, और जो आपका कॉपर क्वाइंस होते थे, उस कॉइन का अपना एक महत्व इंपॉर्टेंस होता था, अपना एक वैल्यू होता था। क्यों? क्योंकि वो प्रीसियस होता था, महंगा होता था। और इसमें क्या है, बस एक पेपर है, इस पेपर के ऊपर कुछ पिक्चर्स बना दिए हैं, नंबर दे दिया गया है, और इसको जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में बना दिया गया है। तो वो क्यों जो है आज के डेट में एक्सेप्ट हो रहा है ये मॉडर्न करेंसी, ये पेपर नोट्स, वो इसलिए क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब अपने गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, ऑथराइज्ड किया गया है। क्लियर है। अब देखिएगा, इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बताओ कि ये करेंसी जो है प्रिंट करने का काम कौन करता है। क्या जो है मोदी जी यहाँ पे पैसे छाप रहे हैं बैठकर, क्या हमारे प्रेसिडेंट जो है वो पैसे छाप रहे हैं, नहीं। करेंसी इशू कौन करता है भाई, तो करेंसी इशू करने का जिम्मेदारी जो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दी गई है किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं, इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं बाबू, सारे बैंक्स को कंट्रोल कौन करती है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, ध्यान रखिएगा। और यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका करेंसी छापने का जो है, पेपर नोट्स छापने का, प्रिंट करने का जो है जिम्मेदारी ली हुई है, रिस्पॉन्सिबल ली है। क्लियर है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं छापती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से एमसीक्यू आपको आएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का भी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करेंसी जो है इशू करती है, करेंसी नोट्स जो है इशू करती है, किसके बिहाफ पे,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अब देखिए, एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कैन या ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। देखो साथ में यह भी बोला गया कि ये आरबीआई के अलावा, रिजर्व बैंक के अलावा कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो है व्यक्ति के साथ साथ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था जो है, क्या कोई भी संस्था को यह अलाउ नहीं किया गया है कि वो करेंसी को इशू कर सके, करेंसी पैसे को छाप सके। ठीक है, करेंसी इशू करने का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? कौन इशू करती है करेंसी नोट्स? तो वो करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन आरबीआई के अलावा जो है कोई भी व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है करेंसी इशू नहीं कर सकता है बाबू। क्लियर? चलिए क्लियर, कहाँ गया क्लियर? चलो देखो, moreover the law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transactions in India। और साथ में बोला गया कि ये जो लॉ बनाई गई है ना, जो लॉ बनाई गई है, जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उसके तहत क्या है कि वैसा करेंसी जिसे आरबीआई ने इशू किया है वो सभी पर्सन्स के द्वारा क्या करना होगा? सभी पर्सन्स को जो है ट्रांजैक्शन या मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट, कोई भी व्यक्ति जो है पैसे लेने से मना नहीं कर सकता है। वह पैसा, वह मनी जो किसके द्वारा इशू किया गया है? आरबीआई के द्वारा इशू किया गया है। तो आरबीआई ने जिस करेंसी नोट्स को इशू किया है उसको किसी भी व्यक्ति के द्वारा लेने से मना नहीं किया जा सकता, कोई भी मना नहीं कर सकता है बाबू। क्लियर है? नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रूपी। बोला गया कि आप भारत में कहीं भी चले जाओ, है ना, इंडिया में कहीं भी चले जाओ, इंडिया के किसी कॉर्नर में चले जाओ, उस कंडीशन में क्या है बोला गया कि कोई भी भारतीय व्यक्ति इस रुपीस को एक्सेप्ट करने से, मतलब लेने से मना नहीं कर सकता है। हेंस द रूपी इज वाइडली एक्सेप्टेड, इसलिए रूपी जो है पूरे भारत में एक्सेप्ट किया जा रहा है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। क्लियर हो गया? चलिए अब जो है आपका अगला टॉपिक जो है बाबू, डिपॉजिट विथ बैंक। डिपॉजिट विथ बैंक। अब डिपॉजिट विथ बैंक में क्या है आपका, ये देखिएगा, बोला जा रहा है कि आप जो बैंक में डिपॉजिट करते हो, आप बैंक में जो पैसे रखते हो वैसे पैसे की बात हो रही है ना। आपके गार्जियंस, आपके पेरेंट्स का बैंक में क्या होगा? अकाउंट खुला हुआ होगा, बैंक अकाउंट, और उस अकाउंट में क्या होगा? कुछ सेविंग्स आपके पेरेंट्स बचाकर रखे होंगे। तो उसी पैसे की बात हो रही है, उसी करेंसी की बात हो रही है जो कहाँ डिपॉजिट किया गया है? बैंक्स में डिपॉजिट किया गया है। देखिएगा इसमें क्या है, द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट विथ बैंक्स। At a point of time people need only some currency for their day to day needs। देखो बोला गया कि दूसरा तरीका जो है, दूसरा फॉर्म जो है जिसके तहत लोग जो है पैसे को क्या करते हैं? होल्ड करके रखते हैं, बचा कर रखते हैं। वो किस तरीके से भाई? तो बोला गया कि वो बैंक में जाकर क्या कर सकते हैं? डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बैंक में डिपॉजिट करने के लिए क्या रहना होगा, क्या रखना होगा? तो एक अकाउंट खोलना होगा बाबू, बैंक अकाउंट, है ना। तो उस अकाउंट को खुला जाता है, ओपन किया जाता है। अब उसके बाद जो है उस अकाउंट में जो है आप पैसे को, मनी को क्या कर सकते हो? डिपॉजिट कर सकते हो। बोला गया कि एक समय पे ऐसा होता है कि पीपल जो है या लोग जो है, पीपल
अपने पास सिर्फ वैसे ही पैसे को रखते हैं या उतना ही पैसा अपने पास रखते हैं जितना उनको डेली बेसिस पे जो है उनको नीड होता है। ऐसा क्यों बोला गया, तो आगे एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा दिया गया है। देखिए फॉर इंस्टेंस में एग्जाम्पल में क्या दे रहा है बाबू, वर्कर्स हु रिसीव दियर सैलरीज एट द एंड ऑफ द ईच मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। देखो बोला गया कि कोई वर्कर जो वर्क करता है, काम करता है, तो मंथ के एंड में है ना उसे क्या मिलता है, सैलरी मिलता है या वेजेज मिलता है। अब मंथ के एंड में जब वेजेज मिल गया बाबू, सैलरी मिल गया, तो उसके पास जो नया वाला मंथ आएगा, न्यू मंथ जब आएगा, तो उस कंडीशन में उस समय में क्या होगा, उस समय पे उसके पास जो है पैसे रहेंगे जो सैलरी के रूप में मिला है, और वो डेली बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट है, जितना अमाउंट का रिक्वायरमेंट है वो क्या करेगा, अपने पास रखेगा, और जो बच जाएगा, जो डेली यूज के करने के बाद जो है जो पैसे बच जाएंगे, जो करेंसी बच जाएगा, जो मनी बच जाएगा, उसको वो क्या करेगा, वो बैंक में जाकर डिपॉजिट कर देगा। ठीक है। व्हाट डू पीपल डू विथ दिस एक्स्ट्रा कैश, बोला गया कि जब मंथ के बिगिनिंग में जब उसको सैलरी मिल गया, न्यू मंथ आ गए, तो मंथ के बिगिनिंग में क्या है, उसके पास एक्स्ट्रा कैश है, मतलब जरूरत की चीज़ों के अलावा जो है उसके पास कुछ पैसे बच गए, जितना नीड था वो अलग रख लिया, और जो एक्स्ट्रा कैश है उसके साथ क्या करेगा भाई, उस एक्स्ट्रा मनी के साथ वो क्या करेगा, तो बोला गया दे डिपॉजिट इट विथ द बैंक्स बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन देयर नेम। बोला गया कि वो डिपॉजिट कर देंगे, वो बैंक में जाकर अपना बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, और अपने नाम से खुलवाएंगे, दूसरे के नाम से नहीं, है ना। नहीं तो पता चला कि आप पैसा डाल रहे हो, पैसा इधर से हम निकालते जा रहे हैं, है ना। तो देखिए बोला गया क्या कि वो बैंक में जाकर डिपॉजिट करेंगे, साथ में बोला गया बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड आल्सो पे एन अमाउंट एंड एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स। क्या बोला गया कि बैंक क्या करेगा उस कंडीशन में, फिर कि बैंक जो है आपका उस डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा, लेगा, और इसके साथ साथ बोला जा रहा है कि जो बैंक में आप पैसे डिपॉजिट करोगे उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, एक्स्ट्रा मनी मिलेगा। किस रूप में मिलेगा, तो इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा, है ना, इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा, मतलब सूद के रूप में मिलेगा। आपने बैंक में पैसा डाल दिया, ठीक है, आपने बैंक में पैसा डाल दिया, अब उस वो तो पैसा मिलेगा ही, उस पैसे के साथ साथ जो है बैंक क्या देगी आपको, इंटरेस्ट भी देती है। तो ये आपके लिए बोनस हो गया ना, कि आपका पैसा क्या है, सेफ भी है, सुरक्षित भी है, और आपके पैसे के अलावा जो है आपको एक्स्ट्रा मनी भी मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दिए जा रहे हैं। क्लियर है। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ, बोला गया इस तरीके से लोगों का पैसा क्या है, सेफ है, और साथ में बोला गया इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट, साथ में आपकी अर्निंग भी हो गई, है ना। किस रूप में अर्निंग होगा भाई, तो इंटरेस्ट के रूप में आपका अर्निंग भी हो गया। डिपॉजिट तो आपका है ही, वो प्रिंसिपल तो आपका है ही, उस डिपॉजिट के अलावा भी आपका अर्निंग हो गया, तो जो इंटरेस्ट के रूप में बैंक जो है आप लोग को या हम लोग को पैसा देती है। अब देखिए पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। देखो प्रावधान यह भी है कि जब भी लोगों को नीड पड़े, जब भी जितना भी पैसा, मतलब जो आपने क्या किया अपने अकाउंट में जमा किया है, वही बात बोली जा रही कि पीपल ऑल्सो हैव प्रोविजन टू विड्रॉ, मतलब लोग जो है कभी भी जो है वो बैंक से पैसे क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, बैंक से पैसे निकाल सकते हैं, बैंक से पैसे ले सकते हैं, जब भी उसको क्या होगा, जरूरत होगी।
मतलब आपने अगर बैंक में डिपॉजिट किया है, कुछ पैसे डिपॉजिट किया, आप किसी भी वक्त क्या कर सकते हो, उस बैंक से अपने डिपॉजिट को विड्रॉ कर सकते हो। जब आपको जरूरत होगी तो निकाल सकते हो, कभी भी किसी भी वक्त। इसलिए वे में सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। देखो बोला गया कि चूंकि ये जो आपका डिपॉजिट है, बैंक में जो डिपॉजिट है बाबू, वो किसी भी वक्त जो है आपके द्वारा निकाला जा सकता है, आपके डिमांड के आधार पर निकाला जा सकता है। आपने डिमांड किया, आप उस पैसे को क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, है ना। आपने डिमांड किया और डिमांड के आधार पे जो है आप किसी भी वक्त अपने बैंक अकाउंट से जो है उस डिपॉजिट को विड्रॉ कर सकते हो। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, ध्यान रखिएगा। इसलिए वो जो डिपॉजिट था और उस डिपॉजिट को जब अपने डिमांड के आधार पे, अपने नीड के आधार पे जब आप निकाल रहे हो, इसलिए उसे क्या बोला गया है, उसे डिमांड डिपॉजिट भी बोला गया है बाबू। कहीं भी समस्या है तो बोल सकते हैं, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिएगा, और साथ में क्या है, बहुत ज्यादा खाना खा लिए। चलिए देख लीजिएगा क्या बोला गया। डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। देखो क्या बोला गया, डिमांड डिपॉजिट में जो है एक दूसरी फैसिलिटी है, एक फीचर्स है, खासियत है। क्या फीचर्स है बाबू, तो ये फीचर्स यह है कि आप क्या कर सकते हो, पेमेंट जो है चेक में भी कर सकते हो। ये डिमांड डिपॉजिट का क्या है, एक फीचर्स है, क्या, चेक। ध्यान रखिएगा, डिमांड डिपॉजिट का जो है एक क्या है आपका, एक फीचर्स है, एक फैसिलिटी है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, चेक के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्या बोला जा रहा है, पेमेंट बीइंग मेड बाय चेक इंस्टेड ऑफ कैश। अब डिमांड डिपॉजिट में क्या है, जिसका एक आपका फीचर्स है, खासियत है या फैसिलिटी आप बोल सकते हैं, उसका फीचर क्या है भाई, तो चेक। अब चेक के माध्यम से क्या कर सकते हो, कि चेक के माध्यम से भी आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज कर सकते हो उसे। चेक को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज कर सकते हो, और वो भी बिना कैश का। चेक के माध्यम से, जब चेक दे रहे हो तो कैश तो दोगे नहीं, क्या दे रहे हो, चेक। आगे चेक का जो है आगे पिक्चर है, ठीक है। वो भी चेक का जो फैसिलिटी है बाबू, वो आप पेमेंट कर सकते हो, चेक के थ्रू जो है आप पेमेंट कर सकते हो, वो भी बिना आप कैश का कर सकते हो, बिना कैश का। कैश देने का जो है नीड नहीं है चेक में, ध्यान रखिएगा। फॉर पेमेंट दो चेक, द द पेयर्स हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक मेक्स आउट अ चेक फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट। देखो मान लो कि कोई पेयर है ना, कोई व्यक्ति है, उसके नाम पे जो है आपका बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में क्या है, डिपॉजिट किया हुआ है, और उस डिपॉजिट को वो क्या करना चाहता है, निकालना चाहता है, या किसी पर्सन को देना चाहता है। तो चेक के माध्यम से वो क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में उसे यूज कर सकता है। अब ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया, कि वो पेयर जो है, वो पैसे देने वाला व्यक्ति क्या करेगा, जिसके पास अकाउंट है वो बैंक में जाएगा, है ना, मेक आउट ए चेक फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट। वो क्या करेगा, चेक निकाल लेगा, और चेक में जो है क्या करेगा, एक अमाउंट डालेगा। साथ में अ चेक इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सनस इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। अब देखो क्या है, ध्यान देना यहां से, बोला गया कि चेक क्या है भाई, तो चेक एक कुछ नहीं है भाई, तो पेपर है। क्या है, पेपर है, जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, क्या, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप पेमेंट करो। चेक क्या है भाई, तो बोला गया कि कुछ नहीं बल्कि एक पेपर है, जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ना, जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। बैंक को इंस्ट्रक्शन देगा, क्या देगा भाई, कि
कोई फिक्स्ड अमाउंट जो है, जो अमाउंट आप भरोगे वो अमाउंट को जो है दूसरे पर्सन के अकाउंट में क्या कर दो, आप चेक के माध्यम से क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। मतलब यहाँ पे देखो क्या करेगा भाई, मान लो आपके पास चेक है, यहाँ से क्वेश्चन आया है, मैं बता देता हूँ। इसका जो है 1 या 2 साल पहले का क्वेश्चन देख लेना, मैं अभी तैयार कर रहा हूँ, तो उसमें ये क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। देखो मान लिया जाए कि मेरे नाम पे क्या है, बैंक अकाउंट है, हमने डिपॉजिट किया, लेकिन हमें जो है किसी पर्सन को क्या करना है, पेमेंट करना है। हम क्या करेंगे, ये चेक निकालेंगे, किसे पे करना है भाई, तो प्रेम कुमार को पे करना है। कितना रुपया पे करना है, 57,000 पे करना है। डेट दे देंगे और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, साइन रहेगा, है ना। अकाउंट नंबर दे देंगे, है ना, कि किस अकाउंट नंबर में जो है क्या करना है, हमें पैसा भेजना है। ध्यान रखिएगा। अब इससे क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन यह आया था कि चेक नंबर कौन सा है बाबू, ध्यान रखना। क्वेश्चन ये आया था, ये आपका इमेज या फोटो दिया हुआ था एग्जाम में, और 1 मार्क्स में पूछा हुआ था कि बताओ ये जितना जो आपका लिखा हुआ है ना, ये सब लिखा हुआ नहीं था, ठीक है ना, ये सब लिखा हुआ नहीं था बाबू, ये सब कुछ लिखा हुआ नहीं था। मान लो ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है ना, मान लो ये कुछ नहीं है, तो क्या है, आपसे पूछा गया था, ये सारी, ये नंबर दिया हुआ है, ये सारे नंबर दिए हुए थे, ठीक है। बस आपसे पूछा जा रहा था कि चेक नंबर कौन सा है, चेक नंबर बताइए। तो ध्यान रखिएगा गुड्डू, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे सोन पापड़ी, अब देखिएगा। देखिएगा बाबू, इसमें चेक नंबर जो है क्या था, देखो ये जो है यहाँ पे साफ लिखा हुआ है क्या है, ये अकाउंट नंबर है, ठीक है, साफ लिखा हुआ अकाउंट नंबर है। चेक नंबर आपसे पूछा था, ये जो होता है वो क्या होता है बाबू, चेक नंबर है। देखो ये क्या है आपका, ये चेक नंबर है बाबू, ध्यान रखना। और यही पूछा हुआ था। हो सकता है कि आगे जो क्वेश्चन दे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे और आपसे पूछ दे कोडिंग यूज्ड बाय बैंक्स। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये क्या है, ये वाला जो है आपका, ये दिया हुआ है आपका कोड, क्या दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है ना, कोडिंग यूज्ड बाय बैंक्स। तो ध्यान से रखना, याद रखना, केयरफुली जो है इसको तो दिमाग में बैठा लेना है कि ये पहले जो लिखा हुआ रहता है नीचे, सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो क्या है आपका, चेक नंबर है। और उसके बगल में राइट साइड में क्या है आपका, ये वाला क्या है, देखो ये वाला क्या है आपका, ये जो है आपका कोडिंग है जो बैंक के द्वारा यूज किया गया है। साथ में याद रखिएगा, यहाँ पे क्या भराता है, अकाउंट नंबर भराता है, यहाँ पे जो है क्या भराता है, यहाँ पे अमाउंट भराता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को अगर आप याद कर लेते हो, तो इससे अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में घुमा कर पूछेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आपसे छूट जाएगा, ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि छूटेगा। क्लियरली, चलिए। तो ऐसा है कि आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। और वैसे बच्चे जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें। और कहीं भी किसी भी बच्चे को अगर डाउट क्लियर नहीं होता है, अगर मैंने पढ़ाया, हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आई हो, ये भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं परमात्मा हूँ आपके माइंड में जाकर बैठ जाऊंगा, है ना, भूत नहीं है रे भाई। अब उसमें क्या करना है, उस कंडीशन में कि अगर आपको समझ में नहीं आती है किसी भी पॉइंट पे या किसी भी टॉपिक पे, तो उस कंडीशन में आपका कमेंट बॉक्स ओपन रहता है। कमेंट बॉक्स में आप लिख देना कि सर इस पॉइंट को फिर से समझा दीजिए, मैं जब नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा, आपको इजली वे में वहाँ पे समझा सकता हूँ। और तोड़कर समझाएंगे भाई, जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में समझाएंगे, ठीक है।
तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।